ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास ये न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है F इज इक्वल टू ma। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास है F इज इक्वल टू ma। ये हमारे पास फोर्स निकालने का एक पहला फॉर्मूला आया था। ये हमारे पास फोर्स निकालने का एक पहला फॉर्मूला आया था और इसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में नाम देते हैं F इज इक्वल टू ma। हमारे पास F इज इक्वल टू ma कहलाता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट हर दफा क्लास में अगर 15 बच्चे हैं तो 15 में से 2 को याद होती है, अगर 60 बच्चे हैं तो 60 में से 15 को याद होती है। पता नहीं बच्चों को इसकी स्टेटमेंट इतनी प्रॉब्लम क्यों करती है। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है व्हेन अ कांस्टेंट unbalanced force acts on an object, it produces acceleration in the direction of force. The acceleration produced is directly proportional to the magnitude of force the acceleration produced is directly proportional to the magnitude of force and inversely proportional and inversely proportional to the mass of an object and inversely proportional to the mass of an object and inversely proportional to the mass of an object. ठीक है, स्टेटमेंट हम देखते रहेंगे और इसके साथ साथ फिर हम इसको पढ़ते भी रहेंगे। फिलहाल स्टेटमेंट ऐसे याद नहीं होती, स्टेटमेंट समझने से याद होती है। अगर आपने इसका जरा सा भी रट्टा मारने की कोशिश की ना बगैर समझे हुए तो आप नहीं इसको याद रख पाएंगे। स्टेटमेंट रटने से याद नहीं होती, स्टेटमेंट समझने से याद होती है। तो स्टेटमेंट का जो समझना है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है। आइए जरा देखते हैं कि हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या है। अगर मैं आपसे कभी बोलूंगा कि मुझे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बता दें तो आपने बोलना होगा मुझे F इज इक्वल टू ma। अगर मैं कहूँगा मुझे स्टेटमेंट सुना दें तो फिर आपने मुझे इसकी स्टेटमेंट इस तरीके से सुनानी होगी जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि मेरे पास यहाँ पर मौजूद है इस वक्त एक ऑब्जेक्ट। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट आई हैव। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। इस ऑब्जेक्ट का मास मेरे पास है m। इस ऑब्जेक्ट का मास है m और अभी इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है vi। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसका मास मेरे पास m है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है vi। मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, मैंने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करी और ये एक कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट का मतलब जब ये फोर्स अप्लाई हो रही है तो फोर्स की मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा। कांस्टेंट का मतलब जब ये फोर्स अप्लाई हो रही है तो फोर्स की मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा, फोर्स आपके पास बिल्कुल सेम है। दूसरी चीज अनबैलेंस। अनबैलेंस का मतलब ये है कि सामने से कोई दूसरी फोर्स इसको कैंसिल करने के लिए मौजूद नहीं है। लाइक ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी फिलहाल सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है। ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी फिलहाल सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है तो आपके पास ये एक अनबैलेंस फोर्स है। तो जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में टाइम टी गुजरेगा। जब टाइम टी गुजरा इसके मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अलबत्ता इसकी वेलोसिटी vi से चेंज होके क्या हो गई vf। टाइम टी गुजरा और टाइम टी गुजरने के बाद
मैंने आपसे बोला कि अलबत्ता इसके मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसकी वेलोसिटी वी से चेंज होके क्या हो गई, वी एफ। जब जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। तो जब जब आपके पास बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई तो इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन। पहले वेलोसिटी क्या थी, वी आई, बाद में वेलोसिटी क्या बनी, वी एफ। वेलोसिटी में क्या आया, चेंज। वेलोसिटी में चेंज आया तो क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो पहला पार्ट, तीन हिस्से इसके, तीन हिस्से। पहला, और तीनों मैंने अलग अलग कलर से लिखे, आपको नजर आ रहा है। पहला पार्ट इसका यहां से लेकर यहां तक है। पहला पार्ट, जब जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स लगने की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से वहां पे प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। वो आपके पास यहाँ पे जब जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होगी तो फोर्स अप्लाई होने के नतीजे में आपके पास वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो फोर्स की ही डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस एक्सेलरेशन का फोर्स से क्या ताल्लुक है और इस एक्सेलरेशन का मास से क्या ताल्लुक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका फोर्स से क्या ताल्लुक है, और मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका मास से क्या ताल्लुक है। व्हाट आई वांट टू नो कि जो एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ उसका फोर्स से क्या ताल्लुक है और उसका आपके पास जो है वो मास से क्या ताल्लुक है। अब एक बात आपने ध्यान में रखिएगा, इस बात का आपको भी अच्छे से आइडिया है कि आपने केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ पढ़ा, आपने केमिस्ट्री में चार्ल्स लॉ पढ़ा। जब आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा, जब आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा, तो आपने सिर्फ रिलेशनशिप दो क्वांटिटीज के बीच में डिस्कस की। जब बॉयल्स लॉ पढ़ा था तो प्रेशर और वॉल्यूम को सिर्फ आपने डिस्कस किया था, और टेम्परेचर आपने क्या रखा था, कांस्टेंट। जब चार्ल्स लॉ पढ़ा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिस्कस किया था, प्रेशर क्या रखा था, कांस्टेंट। तो जब हमें किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन बनाना होता है तो सिर्फ उन्हीं को चेंज करते हैं और बाकी चीजें कांस्टेंट रखी जाती हैं। तो जब मैं एक्सेलरेशन का रिलेशन फोर्स के साथ बनाऊंगा तो मुझे मास कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और जब मैं एक्सेलरेशन का रिलेशन मास के साथ बनाऊंगा तो मुझे फोर्स कांस्टेंट लेनी पड़ेगी। तो अभी मैं टॉक कर रहा हूँ आपके पास जो है एक्सेलरेशन और फोर्स के बारे में कि एक्सेलरेशन और फोर्स का आपस में क्या ताल्लुक है। और अगर एक्सेलरेशन और फोर्स का मुझे ताल्लुक देखना है तो उसके लिए मैंने आपके पास यहाँ पे उनके मासेस क्या लेने हैं, कांस्टेंट। अब फर्ज कर लें, अब मिसाल ले लें जैसे हालिया बारिश हुई है। अब जिस तरह हालिया बारिश हुई है आप जानते हो उसमें मुतादिद गाड़ियां जो है वो खराब हुई। अब फर्ज कर लें कि ये आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, और ये गाड़ी आपके पास सिर्फ आगे से चलती है तो इसलिए इससे अच्छी गाड़ी नहीं बन सकती। तो ये आपके पास एक गाड़ी है जो मैंने आपके पास यहाँ पे बनाई। इसी तरह यहाँ पर एक और गाड़ी है और इन दोनों गाड़ियों के मासेस क्या है, बिल्कुल सेम। और ये दोनों गाड़ियों के मासेस सेम है, एक ऊपर भी गाड़ी है और नीचे भी हमारे पास एक गाड़ी है। ऊपर भी व्हीकल है और नीचे भी व्हीकल है। दो गाड़ियां हमारे पास यहाँ पे पाई जा रही हैं। अब थोड़ा सा अगर नोट करें तो नोट ये करें कि यहाँ पर ये दोनों की दोनों गाड़ियां ना खराब हैं। अब जब ये दोनों गाड़ियां खराब है हमारे पास, तो अब हमें क्या करना है, हमें इनको इस गैराज तक पहुंचाना है और यहाँ पे आपके पास मैकेनिक मौजूद है, ठीक है। अब ये ऊपर वाली जो इसकी गाड़ी है ना उसका कोई दोस्त नहीं है, उसको अकेले इसको धक्का लगाना है, ठीक है। और जो नीचे वाली गाड़ी है ना उसके चार चार दोस्त हैं, तो वो चार चार दोस्त इसको मिलकर ऐसे धक्का लगाएंगे। इसका मतलब ऊपर वाला जो शख्स है वो किसी साजिश का शिकार हुआ है और जो नीचे वाला शख्स है उसने आपके पास किसी साजिशों को नहीं अपनाया। तो अब आप चेक करें दोनों के मासेस क्या है, सेम। ऊपर वाला एक शख्स है, इसकी फोर्स कम। अगर इसकी फोर्स कम तो इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी कम। अगर इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी कम तो इसके अंदर एक्सेलरेशन कम। नीचे वाले के अंदर जो फोर्स लग रही है वो टोटल चार लोग लगा रहे हैं। ये बेचारा देखता रहा होगा और ये गाड़ी कब तक मैकेनिक के पास पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे वाले की फोर्स ज्यादा, नीचे वाले की फोर्स ज्यादा, चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा, चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा। तो इसका मतलब हमने ये बात सीखी कि अगर ऊपर वाला 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है और नीचे वाला 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है
तो 10 न्यूटन वाले के अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हो रहा है, 40 न्यूटन वाले के अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर फोर्स कम तो एक्सेलरेशन कम, अगर फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन हमें बढ़ाना होगा तो उसके नतीजे में हमें ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स फॉर कांस्टेंट मास। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स फॉर कांस्टेंट मास। तो जब हमने कांस्टेंट मास के ऊपर देखा तो एक्सेलरेशन और फोर्स हमें आपस में क्या मिले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एक्सेलरेशन का ताल्लुक निकालते हैं और एक्सेलरेशन का ताल्लुक निकालते हैं मास से। तो हमारे पास यहाँ पे दो मासेस हैं, ठीक है। अब ये एक आपके पास जो मास है ये साइकिल है, और एक आपके पास जो मास है वो ट्रक है। एक मास आपके पास साइकिल है और एक मास आपके पास ट्रक है, और आपके पास इसके ऊपर भी फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, इसके ऊपर भी फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। दोनों की फोर्सेस क्या है, सेम। आप जानते हैं जब इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी, ये फटाफट तेजी के साथ इस मैकेनिक के पास पहुंच जाएगा, जबकि ट्रक आपके पास इतनी तेजी से नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि अगर ऊपर वाले को देखें तो ऊपर वाली के अंदर मास कम है, तो अगर इसके अंदर मास कम है इसका मतलब इसके अंदर वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आएगा, और अगर इसके अंदर वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आएगा इसका मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो अगर इसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। ट्रक एक बहुत बड़ी व्हीकल होती है, और ट्रक आपके पास इसका मास क्या है, ज्यादा। अगर इसका मास ज्यादा है तो इसका मतलब जब ये ट्रक मूव कर रहा होगा तो ये स्लो स्लो मूव कर रहा होगा, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंज कम आएगा। और अगर इसकी वेलोसिटी में चेंज कम आएगा इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, कम प्रोड्यूस होगा, तो इसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम कांस्टेंट फोर्स पे डिफरेंट मासेस लें, अगर हम कांस्टेंट फोर्स पे डिफरेंट मासेस लें तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं जिस ऑब्जेक्ट का लीस्ट मास होता है उसके अंदर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और जिस ऑब्जेक्ट का मास सबसे ज्यादा होता है उसके अंदर एक्सेलरेशन सबसे कम प्रोड्यूस होती है। तो आप देख सकते हैं एक बढ़ रही है एक कम हो रही है, एक बढ़ रही है कम हो रही है। तो इसका मतलब ये बात मुझे पता चली कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और आपके पास मैंने यहां लिख दिया फॉर कांस्टेंट फोर्स। तो आपके पास एक्सेलरेशन मास के इनवर्स होती है, क्योंकि अगर आपके पास इनवर्स का मतलब क्या होता है कि एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी क्वांटिटी कम हो। अब स्टेटमेंट पे चले, तीन टुकड़े बताए थे ना मैंने। पहला क्या बताया था, जब आपके पास ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो तो उसमें प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन जो फोर्स की डायरेक्शन में होता है। ये पहला स्टेटमेंट का जुमला हो गया। दूसरा जुमला क्या था, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो फोर्स के डायरेक्ट है और मास के इनवर्स। क्यों प्रॉब्लम आती है पे, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हमसे याद क्यों नहीं होती है। तो आपसे अगर जिस तरीके से मैं लाइव क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों से पूछता हूँ मुझे बताइए कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट कितने लोगों को याद है, तो हार्डली क्लास में 4-5 बच्चे होते हैं जिनको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट याद होती है, और बाकी आपके पास लोगों को प्रॉपर याद नहीं होती। ठीक, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बात बताई कि जब जब आपके पास ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी तो फोर्स अप्लाई होने के नतीजे में उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो फोर्स के डायरेक्ट होता है और मास के इनवर्स होता है। तीन पार्ट्स इसके हो गए। अब मैं कभी भी किसी भी दिन भी इसी वीक में आप में से किसी एक से पूछ लूंगा मुझे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन बताएं, और आपको सब मुझे बताना पड़ेगा। तो ये मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात है। अब दो रिलेशन मिले, एक रिलेशन मिला आपको क्या, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, और एक मिला A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब दोनों को उठा के कंबाइन करें। कंबाइन करने की शर्त ये होती है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज होती है वो आपके पास कॉमन आ जाती है। तो A प्रोपोर्शनल कॉमन आ गया, और राइट साइड पे जो चीजें होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो जब F को 1/m से मल्टीप्लाई करेंगे तो F/m आएगा।
ए प्रोपोर्शनल दोनों जगह कॉमन आ गया, और राइट साइड पे एफ को जब मैंने 1/m से मल्टीप्लाई किया तो f/m आया। प्रोपोर्शनलिटी हटती है, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट यहाँ पे आता है 1। प्रोपोर्शनलिटी हटती है, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट यहाँ पे आता है 1। तो हमारे पास ए बराबर आ गया f/m। m डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन आ गई f इज इक्वल टू ma। m डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन आ गई f इज इक्वल टू ma। तो मुझे एक बात पता चली कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मुझे एक बात पता चली, और पता मुझे ये चली कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, आपका जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका आगे की जानिब इंट्रोडक्शन देता हूं, गौर से सुनिएगा। एक तो पहली बात, इस पे हमारी जान अभी नहीं छूटी और अभी छूटेगी भी नहीं, बहुत इसमें भी ना टाइम कंज्यूमिंग ये आपके पास एक लॉ है। आपके पास सबसे पहली बात आती है यूनिट ऑफ फोर्स की। याद रखिएगा, एम के सिस्टम बोलूंगे ऐसा ही बोलूं, बात एक ही है। एम के सिस्टम बोलूंगे ऐसा ही सिस्टम बोलूं, बात एक ही है। एम के सिस्टम में और ऐसा सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट होता है वो कहलाता है न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एम के सिस्टम और एसआई सिस्टम। दुनिया की कोई भी फोर्स हो वो न्यूटन में मेजर होती है। दुनिया की कोई भी फोर्स हो वो न्यूटन में मेजर होती है। दुनिया की कोई भी फोर्स होगी वो न्यूटन में मेजर होगी, उसको न्यूटन में मेजर किया जाएगा। दुनिया की कोई भी फोर्स होगी वो न्यूटन में मेजर होगी, उसको हम न्यूटन के अंदर मेजर करेंगे। तो आपके पास फोर्स का एस आई यूनिट न्यूटन कहलाता है। अगर इस चैप्टर में मैं आगे चल के आपको फोर्स पढ़ाऊंगा टेंशन, मैं बोलूंगा मुझे बताइए टेंशन एक फोर्स है तो उसका यूनिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे टेंशन का यूनिट टेंशन होगा, ये बोलेंगे आप? नहीं, टेंशन एक फोर्स है, उसका यूनिट न्यूटन होगा। तो कोई भी चीज जिसके स्टार्टिंग में टर्म लगा दी जाए, इट इज नथिंग बट अ फोर्स। दैट मींस यू मस्ट बी अंडरस्टूड कि आपके पास इफ दिस इज अ फोर्स देन इट्स ऐसा यूनिट विल बी इक्वल टू न्यूटन, वो आपके पास न्यूटन के बराबर होगा। आज तक बच्चों को नहीं पता कि न्यूटन किसके बराबर होता है। आज तक नहीं पता न्यूटन किसके बराबर होता है। न्यूटन हमारे बराबर होता है या न्यूटन आपके पास किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, न्यूटन के बारे में जब बात हो रही है तो मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। स्टिल एक नंबर की ब्लैंक आती है कि किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू डैश, तो आपने लिखना है वहां पे न्यूटन, क्योंकि किलोग्राम का मतलब है मास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो न्यूटन के बराबर होगा। मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो न्यूटन के बराबर होगा। तो किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होता है। अब जरा आगे की बात सुने। अगर मैं आपको एक नंबर की डेफिनेशन दे दूं, डिफाइन न्यूटन। अगर मैं आपको एक नंबर की डेफिनेशन दे दूं, डिफाइन न्यूटन, तो जब किसी भी यूनिट को डिफाइन करते हैं इसका मतलब उसका वन डिफाइन करना होता है। किसी भी यूनिट को डिफाइन करते हैं इसका मतलब वन डिफाइन करना है। अगर मैंने बोला न्यूटन डिफाइन करें, तो आपने सबसे पहली लाइन लिखनी होगी न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। सबसे पहली लाइन लिखनी होगी न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अगर मैंने बोला डिफाइन न्यूटन, तो यू आर सपोज टू राइट द फर्स्ट लाइन एंड दैट इज न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। उसके बाद फिर आपने वन न्यूटन को डिफाइन करना होगा। अब वन न्यूटन की डेफिनेशन बनानी है, फॉर्मूले में मौजूद सारी चीजों को वन सपोज कर लें। फॉर्मूले में मौजूद सारी चीजों को वन सपोज कर लें।
जब बॉडी का मास हो 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लगने वाली फोर्स होगी 1 न्यूटन। तो जब बॉडी का मास हो 1 केजी और उसमें एक्सेलरेशन हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसमें जो फोर्स अप्लाई होगी वो 1 न्यूटन के बराबर होगी। तो हम ये कहते हैं when a mass of 1 kg when a 1 kg mass accelerates with 1 meter per second square, जब 1 kg के मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, जब 1 kg के मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, then applied force will be of 1 न्यूटन। तो जो अप्लाइड फोर्स होगी वो 1 न्यूटन के बराबर होगी जब 1 केजी के मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। When a body of mass 1 kg accelerates with 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसके अंदर जो फोर्स लगती है वो 1 न्यूटन के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बात है किसकी, न्यूटन की। न्यूटन आपके पास फोर्स का यूनिट है, इसको भूलिएगा नहीं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास सिर्फ एक सिस्टम तो नहीं है एमकेएस, हमारे पास एक और सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं सीजीएस। ये हमें एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट होता है वो कहलाता है डाइन। सीजीएस सिस्टम में फोर्स इज मेजर्ड इन डाइन। इसको खींच के मत पड़िएगा, कुछ और लगेगा। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट होता है वो आपके पास कहलाता है डाइन। वो आपके पास डाइन कहलाता है, उसको डाइन में मेजर करते हैं। डाइन को डिनोट करते हैं डी वाई एन से। देखिए मैं डाइन बोल रहा हूं, मैं कुछ और नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में आपके पास जो फोर्स का यूनिट होता है वो हमारे पास कहलाता है डाइन। जबकि एफपीएस सिस्टम का ताल्लुक है लालची लोगों से ना। तो एफपीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है पाउंड, और पाउंड को डिनोट करते हैं एलबी से। एफपीएस सिस्टम में फोर्स इज मेजर्ड इन पाउंड। एफपीएस सिस्टम में फोर्स पाउंड में मेजर की जाती है और पाउंड को एलबी से डिनोट करते हैं। एफपीएस सिस्टम में फोर्स इज मेजर्ड इन पाउंड। एफपीएस सिस्टम में फोर्स पाउंड में मेजर की जाती है और पाउंड को एलबी से डिनोट करते हैं। ये तस्करा था आपके पास सारा फोर्स का और फोर्स के यूनिट का। अब मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, और से सुनिएगा, छोटी सी पर काम की। क्या लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू एम ए। ये जो F है ना, F, दिस इज अ नेट फोर्स। ये क्या होती है, नेट फोर्स। यानी कि जब जब यहाँ पे फोर्स आएगी तो हम टोटल फोर्स देखेंगे। क्या देखेंगे, टोटल फोर्स। अभी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही थी, देखें यहां, देखें यहां, अभी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही थी, तभी तो रिलेशन आया F इज इक्वल टू एम ए। फर्ज कर लें कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक F1 और एक F2। फर्ज कर लें कि ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक F1 और एक F2। तो अब जब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी तो अब भी फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन अब यहां पे F नहीं आएगा, अब F की जगह यहां पे आएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू एम ए। जब एक फोर्स लगती है तो एक आती है, जब दो लगती हैं तो दोनों का इन्फ्लुएंस आएगा। तीन लगेंगी तो तीनों का आएगा, चार लगेंगी तो चारों का आएगा, 10 लगेंगी तो 10 का आएगा। अभी एक लग रही थी तो आया था F इज इक्वल टू एम ए। अब कितनी लग रही है, दो, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो F1 प्लस F2 किसके बराबर होगा, एम ए के। उस वक्त क्या होगा, जब फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, उस वक्त क्या होगा, जब फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो जब फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, जब फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो जब फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है तो फिर फोर्सेस सब्ट्रैक्ट होती हैं और F1 माइनस F2 ma के बराबर आता है। जब फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो फोर्सेस सब्ट्रैक्ट होती हैं और F1 माइनस F2 ma के बराबर आता है। द डिफरेंस ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू ma। तो आपके पास जब फोर्सेस की डायरेक्शन सेम
तो उनका एडिशन ma के बराबर होगा। जब फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट तो उनका सब्ट्रैक्शन ma के बराबर होगा। बट हाउ शुड वी डिसाइड which one we should write first and which one we should write later? It depends which force is higher and which force is lower. तो हायर फोर्स हमेशा पहले आएगी और लोअर फोर्स हमेशा बाद में। अब एक जुमला रट लें, जब फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, हमें 90% केस में ऑपोजिट फोर्सेस ही पढ़नी होती हैं। 90% केस में ऑपोजिट फोर्सेस पढ़नी होती हैं। तो ऑपोजिट फोर्सेस की जब बात आती है तो फॉर्मूला बनता है हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स। क्या फॉर्मूला बनता है? हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स। ऑपोजिट फोर्सेस की जब बात आएगी तो उनका रिजल्टेंट हमेशा सब्ट्रैक्ट करके निकलेगा, और वो सब्ट्रैक्ट करके जो निकलेगा वो होगा हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स। वो हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स के बराबर होगा। यह आपके पास बात थी जो आपके पास थी रिगार्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक आपका कहलाता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कौन डिफाइन कर सकता है? सबसे आसान है तभी पूछ रहा हूं। तीन हाथ उठे हैं, चलें भाई, सबसे पहले जिनका हाथ उठा, जी बेटा बोले। Sir, Newton's third law of motion is to every action there is an equal but opposite reaction. Good. She is absolutely right. और इन्होंने आपके पास एक स्टेटमेंट हमें बताई, उन्होंने कहा for every action there is always equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. For every action there is an equal and opposite reaction. ठीक है, चलिए इसकी जो मिसालें हैं ना, बड़ा अच्छा लॉ लगता है ये। अगर मैं इसको कभी लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ तो बड़ी एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाता हूँ, खासतौर पे फर्स्ट डे में तो, ठीक है। और इसमें ये एक ऐसा लॉ है जिसमें साजिशों का जवाब फौरन दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा जी, हमारा जो ना एक अपना परसेप्शन है, और हमारा परसेप्शन क्या है कि अब मैं इसकी मिसाल बहुत सारी दूंगा, अपनी डेली लाइफ से भी दूंगा और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लेंगे। फिलहाल थोड़ी सी मिसालें सुनते हैं। अब हमारा परसेप्शन ये है कि जब हम लोग कोई गलत काम करते हैं तो obvious सी बात है कि हमें उसका रिएक्शन भी गलत ही मिलता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें उसका रिएक्शन भी जो है वो अच्छा मिलता है, ठीक है। तो आपके पास याद रखिएगा, ये जो एक दुनिया है ना, इसमें जब आपके पास किसी चीज का कोई एक्शन होता है तो लाजमी तौर पे उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है, ठीक है। अब अगर हम अपने इंसानों की बात करें तो ये फिजिक्स इंसानों वाली फिजिक्स नहीं है। अब इंसानों में क्या है, एक बंदा एक्शन कर लेगा ना तो अब वो रिएक्शन प्लानिंग करेगा, 3-4 दिन बाद करेगा कि मैं इससे बदला लूंगा तो सियासतें होंगी तो ये होगा तो वो होगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिजिक्स में रिएक्शन जो होता है ना वो उसी वक्त होता है, यानी कि जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे तो उसका उसी वक्त हमें एक रिएक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो ये कि हम लोगों को आज तक ये पता ही नहीं होता कि ये एक्शन और रिएक्शन इंडिकेट क्या करते हैं। हमें आज तक ये पता ही नहीं होता कि ये एक्शन और रिएक्शन इंडिकेट क्या करते हैं। एक्शन और रिएक्शन रिप्रेजेंट फोर्सेस। एक्शन और रिएक्शन आपके पास फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्शन और रिएक्शन आपके पास क्या इंडिकेट करते हैं, तो एक्शन और रिएक्शन आपके पास फोर्सेस को इंडिकेट करते हैं, या आपके पास फोर्सेस के तौर पर शामिल किए जा रहे होते हैं। अब आपके पास ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर आपके पास यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट मौजूद है और अगर आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की जानिब मूव कर रहे हैं,
एक वक्त आएगा ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में हिट होंगे, और जब ये ऑब्जेक्ट्स दोनों आपस में हिट होंगे तो हिट होने के नतीजे में ये दोनों एक दूसरे पे क्या अप्लाई करेंगे, फोर्सेस। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में हिट होंगे तो हिट होने के नतीजे में दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे पे क्या अप्लाई करेंगे, फोर्सेस। आपके पास याद रखिएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही कहता है जितनी फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे बिल्कुल सेम फोर्स अप्लाई करेगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसने आपके पास एक्शन किया है तो रिजल्ट में ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट उसी वक्त रिएक्शन करेगा। एक्शन और रिएक्शन साइमल्टेनियसली अगर होते हैं, जैसे एक्शन होगा वैसे ही रिएक्शन होगा। अगर मैं इनके नाम रख दूं, अगर ये बॉडी ए है और अगर ये बॉडी बी है, और अब एक वक्त आया कि इन दोनों बॉडीज का आपस में कोलिजन हुआ, तो एक वो फोर्स है जो ए बी पर अप्लाई कर रहा है जिसको बोलेंगे एफ ए ऑन बी, और एक वो फोर्स है जो बी ए पर अप्लाई कर रहा है जिसको बोलेंगे एफ बी ऑन ए। एफ ए ऑन बी का मतलब है वो फोर्स जो बॉडी ए बॉडी बी पर लगा रही है, और एफ बी ऑन ए का मतलब बताएं क्या है, वो फोर्स जो बॉडी बी बॉडी ए पर लगा रही है। तो जितनी फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी पर लगाती है उतनी फोर्स दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे अप्लाई करती है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये सैफुल्ला मुझे समझ में नहीं आ रहा है कर क्या रहा है। ये चादर पहन के डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी लेफ्ट मूव कर रहे हैं कभी राइट मूव कर रहे हैं, या तो ये कैमरा ऑफ कर दें तरीके से बैठ जाए, क्योंकि जब जब मैं यहाँ से कैमरा ओपन करता हूँ इनकी चादर हिल रही होती है। ठीक, तो आपके पास यहाँ पे ये एफ ए ऑन बी एफ बी ऑन ए के बराबर आएगा, तो मुझे यहाँ पे एक चीज लिखनी चाहिए कि ये एफ ए ऑन बी इज इक्वल टू एफ बी ऑन ए, और यहाँ पे मैंने लगाया माइनस, और ये माइनस साइन शो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन। इतना आसान नहीं है ये लॉ पढ़ना, इसमें बहुत बारीकियां हैं। मैंने अभी बोला आपसे इतना आसान, आप लोग समझते ना बहुत आसान है लॉ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फंसा दूंगा एक सवाल में फंस जाएंगे। नेगेटिव साइन शो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, नेगेटिव साइन शोज ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये बात हमने देख ली। अब अपनी कॉमन एग्जांपल लें। फर्ज कर लें कि ये आपके पास दीवार है और ये दीवार के ऊपर आपने जस्ट अपना हाथ हल्का सा पुश किया। तो जब दीवार के ऊपर हाथ हल्का सा पुश करेंगे, अब देखें आप लोगों को शायद आवाज आएगी। अब मैं डेस्क के ऊपर हल्का सा हाथ मारूंगा तो डेस्क के ऊपर जब मैं फोर्स कम अप्लाई करूंगा तो रिजल्ट में डेस्क भी मेरे ऊपर कम फोर्स अप्लाई करेगी। लेकिन अगर मैं डेस्क के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा तो रिजल्ट में डेस्क भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी। तो याद रखिएगा एक्शन और रिएक्शन इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है। अब दीवार के ऊपर अगर मैं एक बॉल को 5 न्यूटन से थ्रो करूंगा तो जिस फोर्स से ये बॉल दीवार पे टकराएगी तो इसका मतलब इस बॉल ने दीवार पर फोर्स लगाई, तो रिजल्ट में दीवार भी इसके ऊपर बिल्कुल सेम फोर्स अप्लाई करेगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर 5 न्यूटन से फेंकेंगे 5 न्यूटन से वापस आएगी, 10 न्यूटन से फेंकेंगे 10 न्यूटन से वापस आएगी, 13 न्यूटन से फेंकेंगे 13 न्यूटन से वापस आएगी। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है और डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। एक्शन और रिएक्शन कब एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और कब एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, दिस मैटर्स। एक्शन और रिएक्शन कब एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और कब कैंसिल नहीं करते। एक्शन और रिएक्शन कैंसिल्स ईच अदर when they apply on same body। जब दोनों सेम बॉडी पे अप्लाई होंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। और एक्शन और रिएक्शन डज नॉट कैंसिल ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन डज नॉट कैंसिल ईच अदर। when they apply on
ऑन डिफरेंट बॉडीज। जब डिफरेंट बॉडी पे अप्लाई होंगे तो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। जब सेम बॉडी पे अप्लाई होंगे तो वो लाजमी तौर पे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। जब सेम बॉडी पे अप्लाई होंगे तो अपने ओवरऑल इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। जब डिफरेंट बॉडीज के ऊपर अप्लाई होंगे तो वो आपके पास एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरी एक बात सुनिएगा। आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा ना, उसमें सब्जेक्टिव भी शामिल होगा। सुने, एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली। सब्जेक्टिव का क्राइटेरिया क्या होता है? सब्जेक्टिव का क्राइटेरिया ये होता है कि आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा जो आपके ग्रुप पे आ जाएगा पीडीएफ में। अगर आपका सब्जेक्टिव का टाइम 15 मिनट का है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन का, तो आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ लेट्स सपोज 12:45 पे, तो 12:45 से 1 PM तक ही आपका सब्जेक्टिव का टाइम होगा। 15 मिनट के बाद सब्जेक्टिव पेपर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और जब आपके पास ये 15 मिनट यहाँ पर हो जाएंगे, उसके बाद आपने फौरन मुझे अपना पेपर व्हाट्सएप करना होगा, ग्रुप पे नहीं, पर्सनली। तो ये आपके पास आपके मार्क्स में शामिल होगा। एमसीक्यूज तो होंगी ही होंगी, अब की बार जो टेस्ट आएगा उसमें सब्जेक्टिव टेस्ट भी आपका जो है वो शामिल होगा, ध्यान में रखिएगा। और उसके लिए जो है आपको विद इन द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज उसी वक्त वाइंड अप करके सेंड करनी होगी। ठीक है, अब जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, मैं भी कह रहा हूँ, इंसान की एक अंदर चीज होती है जिसको हम कहते हैं जमीर। अगर हमारा जमीर साफ सुथरा है, ठीक है, तो बेसिक बात है वो हमें चीटिंग करने पे कभी मलामत नहीं करेगा, और हम चीटिंग नहीं करेंगे। तो आप चाहे उसको सही करें गलत करें, बस एक काम ये कीजिएगा, उसको इंसाफी से कीजिएगा। क्योंकि मुझसे तो बेशक चलें आप छुपा लेंगे कि आपने चीट करी है, कुछ भी करी है, लेकिन एट दी एंड एग्जाम आपने देना है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और एग्जाम जब आपने देना है तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई हमारी मदद के नहीं आएगा या हमें वहाँ पे कोई चीटिंग स्टफ प्रोवाइड करेगा सो दैट वी मे कॉपी होल दी आंसर्स एट ऑल। तो उसके लिए फिर वो आपका अपना एक ज़ाती फेल है। और ऑब्वियसली बात है, अब तो सुनने में आ रहा है कि 90% चांस तो है कि अब आपके ये जो कॉलेजेस वगैरह हैं ये ओपन हो जाएं, तो फिर तो इंशाल्लाह ताला ये सारे मामलात रहेंगे ही नहीं और ये ख़त्म हो जाएगा। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि 15 तारीख से आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन हो जाएगा जब हमारे कॉलेज ओपन हो जाएंगे तो, ठीक है। लेकिन इन केस अब आप जानते हैं कराची गवर्नमेंट कैसी है और यहाँ पे किस किस तरीके से फटाफट डिसीजन जो है वो चेंज किए जा रहे होते हैं। तो इन केस अगर ये काम नहीं होता है तो मैं अब ऐसा नहीं करूँगा कि आपका टेस्ट एमसीक्यूज पे चलता रहेगा। एमसीक्यूज पे टेस्ट चलता रहा, आप लोग लर्निंग नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ आपकी लर्निंग साथ साथ हो, तो उसके लिए सब्जेक्टिव का पार्ट होना अब ज़रूरी है। तो इसीलिए आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें आपका सब्जेक्टिव पेपर भी शामिल होगा और आपको विद इन द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट्सएप करना होगा। उसके लिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइम इतना दिया जाएगा जिसमें आप उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से वाइंड अप करके सबमिट कर सकें। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको किया जा रहा हूँ, सिर्फ एक 15 या 20 मिनट का एक सब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा जो आपने उसी टाइम के ऊपर उसको वाइंड अप करके हमें देना होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में। एक दो बातें इसमें रह गई हैं और नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करना है मुझे टेंशन का टॉपिक। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जी बेटा बोलिए। सर सब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोनों स्टार्ट होंगे? बिल्कुल, पहले आपके पास होगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद होगा आपके पास सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो नोट्स हैं वो शेयर कर दूं, लेकिन अब तक जो टॉपिक्स हुए हैं उनमें से एग्जाम्स में कुछ नहीं आता। एग्जाम्स में जो सब्जेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब एग्जाम्स का जो पार्ट बनते हैं अब वो बनते हैं आपके
आने वाले टॉपिक लाइक टेंशन, मोमेंटम एक्सेट्रा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको टेंशन तक के जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ कर दूं, ताकि आप उसकी लर्निंग और जो मतलब लर्निंग मतलब स्टेप्स तो आप लोग कॉपी कर रहे होते हैं ना, वर्डिंग भी जरूरी होती है, ताकि आप वहां से उस वर्डिंग को चेक कर सकें कि आपके पास वहां पे क्या वर्डिंग बताई जा रही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला क्लास यहीं तक रखते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, साजिशों से बचते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।